ऐसे इंसान हैं जो दुनिया में वो कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं किया है। तो एक लाइन फिर से बोलूँगा, भगवान कभी यूज़लेस चीज़ें, बेकार चीज़ें नहीं बनाता है और आपको बनाया है, मतलब आप दुनिया को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। सैफ साहब का प्लान देखिए, हो सकता है कई लोग यहाँ सैफ साहब के साथी नहीं हो, लेकिन जो लोग हैं सैफ साहब का प्लान देखिए, आपको सैफ साहब समझ में आया, चाहे जिस रूप में, किसी कहने पे आया, रिश्तेदारी में आया, दोस्ती यारी में आया, जिस रूप में आया और इस बिज़नेस में आप आए। तो इस बिज़नेस में भी आना भगवान की कहीं न कहीं नेक नियति है, क्योंकि सैफ साहब में आप डायमंड बनते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो 1 पीढ़ी नहीं, आप 7 पीढ़ी को उतार सकते हैं। और सेफ शॉप में आने के बाद भी आज यहाँ 343 से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ अगर लोग हैं, तो आप यूज़लेस बिल्कुल नहीं हैं। आप अपना 45 मिनट देने वाले हैं, मतलब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। यकीन मानिए कि आप अपने खानदान में वो व्यक्ति हैं जो अपने पूरे खानदान की दशा और दिशा बदलने के लिए आए हैं। आपके परिवार में जितनी तकलीफ़ें थी खत्म हो सकता है सिर्फ़ आपकी वजह से। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, कोई हो, आप वो काम कर सकते हैं जो आज तक आपके परिवार में कोई नहीं किया है। और कहा जाता है प्रकृति का नियम है परिवर्तन और परिवर्तन विकास का एक परिचायक है, एक प्रतीक है। आप जितना ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, डालेंगे, उतना ज़्यादा आप उन्नति पे तरक्की करेंगे। मुझे आज भी लगता है मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियाँ हैं, हम कमियों को ना देखें, हम उस कमियों को दूर करें, सुधार करें। राम भगवान आदर्श रहा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। तो सबसे पहले मैं आप लोग से चाहूँगा, श्री राम भगवान के हम जयकारा लगाते हैं। वो सिर्फ़ एक धर्म के प्रतीक नहीं है। आप लोग कभी भी, मैं किसी अगर भगवान, किसी विश्वास की बात करता हूँ, तो मैं किसी हिंदू धर्म या कोई धर्म से जोड़ता नहीं हूँ। अगर कोई भी, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, किसी के भी अगर बातों को हम पालन करें, फ़ॉलो करें, हम नेक इंसान बन सकते हैं, दुनिया को बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार हम भगवान राम को याद करते हैं और अपने दिलो-दिमाग में एक ज़ोर से नारा लगाते हैं, आप जय बोलिएगा, श्री राम भगवान की जय! जय श्री राम भगवान की, जय श्री राम भगवान की, जय जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम। राम। जय जय श्री राम। और आप देखेंगे हमारे हनुमान चालीसा में साथियों, भगवान श्री राम के पूरा उसके वंशों का इतिहास है। और मैं तो जितने साथी सुन रहे हैं, अगर आप इस जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके घर में दोनों हमारे महाग्रंथ ज़रूर होना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा। क्योंकि इससे आप पता है 2 अध्याय पढ़ो, आप 10 मिनट पढ़ो लेकिन अध्ययन करो। ये राम भगवान है और मैं तो राम भगवान से यही प्रार्थना किया हूँ कि जितने सैफ साहब के साथी हैं, इस 2020-21 में, अब जो 21 लगने वाला है, इतना तरक्की करे कि जो भी आज लोग हैं जो पूरा दम से और डेडिकेट से काम कर रहे हैं, वो लोग बड़ी उपलब्धि में रहे और कई लोग डायमंड रहे। ये राम भगवान हमारी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा परिवार, हमारा ये सैफ सब परिवार, हमारा ये ईडब्ल्यूएल परिवार इतना ज़बरदस्त एजुकेशन और मेहनत और ग्रोथ कर रहा है कि निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर हम बहुत बड़ी और लंबी छलांग लगाने वाले हैं। ये मुझे बार-बार आभास हो रहा है, बार-बार प्रतीत हो रहा है कि इसी दिशा में आप हमारा साथ देंगे, तो 1 साल में हम उतना काम कर लेंगे जितना अभी तक हम नहीं किए हैं। तो साथियों, हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कबीर का एक बहुत ही प्यारा-सा दोहा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय और पसंद है। धीरे-धीरे मना, धीरे-धीरे सब कुछ होए, धीरे-धीरे मना, धीरे-धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को धीरज बाँधो, जल्दबाजी मत करो, काम करो, आप सही दिशा में प्रयास करो, धैर्य मत खो। अगर आपका सेल नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं कर रहा है, टीम नहीं बढ़ रहा है, परिवार सही तरीके से आपका बात नहीं मान रहा है, प्रेम भाईचारा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
अपने आप में धैर्य रखो, सही प्रयास करते रहो, क्योंकि प्रत्येक क्रिया पूर्ण होने पर ही एक निश्चित समय लेता है और तभी वो पूर्ण होता है। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, चंचल या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार माली 100 घड़ा पानी सींचता है, ठीक है, तब एक समय के बाद पेड़ पर फल निकलता है। एक साथ ही 100 घड़ा पानी सींचने से नहीं होगा, धीरे धीरे सींचता है। मौसम आता है, ऋतु आता है, तभी फल लगता है। तो सैफ साहब में आप काम कर रहे हो, सफलता चाहते हो, तो सही दिशा में लगातार लगातार अपने सीनियर सिस्टम के मार्गदर्शन में काम करिए। अगर लोक व्यवहार के सेशन में आ रहे हैं, तो आप उन चीजों को लगातार अपने परिवार में अपनाते जाइए। उसका असर आपको 2 दिन, 4 दिन में नहीं दिखेगा। अगर बड़ी सफलता आप चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 साल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, 21 दिन में आपको बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा। 3 महीने में एक ऐसा परिवर्तन दिखेगा जो बाहर के लोग बोलेंगे। 1 साल में आपको आभास हो जाएगा, बाकी आपकी जितने पहचान आभास हो जाएगा कि आप लोग बदल रहे हैं, आप लोग सुधार कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और 3 साल में पूरा दुनिया देखेगी कि हाँ, वाकई आप लोग के अंदर बहुत सुधार और परिवर्तन हुआ है। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि कोई भी काम अधीर होकर हमें नहीं करना है। जो सीखता है वो जीतता है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो चीजों को सीखना चालू कीजिए। नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, जब इस बिजनेस में मैं आया था तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। आप लोग अगर मानते होंगे कि हाँ, रमेश पटेल सर काफी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी पुरानी बातें बताना चाहूंगा। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 5वीं कक्षा में था, तो मेरे बड़े भैया पहली बार 26 जनवरी का भाषण लिख के दिए। और प्रैक्टिस होना था, शनिवार सुबह स्कूल लगता था। तो साथियों, प्रैक्टिस के लिए मुझे बुलाया गया था। काफी सारे बच्चे और मैडम लोग सब खड़े थे। अब मुझे बोला गया, आप यकीन मानिए उस भाषण को हाथ में लेते साथ मैं कांपने लगा, डरने लगा, हिलने लगा। और मेरी मैडम बोली कि भाई चलो भाषण बोलो रमेश जी। मैं भाषण बोल नहीं पाया। जो शुरुआत लाइन होती है ना, कि यहाँ आए सभी अतिथि गणमान्य, वो वाक्य भी नहीं बोल पाया। और मैडम वही 2-4 यहाँ पर मार के मुझे भगा दी। मैं रोते हुए वहां से निकल गया। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, कहना चाहिए, एक सबक था कि मुझे शायद जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं आता। वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर मैंने 2 साल बाद 7th क्लास में फिर से एक प्रयास किया। मैंने महात्मा गांधी के ऊपर एक मतलब भाषण लिखा, बोलूंगा करके, और देख के बोलना था। और मैं बहुत डर रहा था। तो मेरे एक सर थे, वो बोले कि आप डरना मत, कुछ भूलोगे तो मैं बगल में रहूंगा, आपको बता दूंगा, डरना मत। मैं भाषण लेके फिर से माइक के सामने खड़ा हुआ। वो लाइव था, रिहर्सल नहीं था, लाइव था। और मैं काफी ज्यादा घबरा रहा था। और एक प्रिंसिपल सर, जिसको मुझे पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, वो भी आ गए। और बहुत ज्यादा फिर डर था। मैं फिर बोलना चालू किया। नीचे मुंडी था, देख देख के सिर्फ पढ़ रहा था, कुछ भूलता था तो सर बताते थे। तो ले दे के वो मैंने भाषण कंप्लीट किया था अपनी लाइफ में। थोड़ा सा आत्मविश्वास आया था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने बोलना चालू किया सैफ शॉप में आके। उसके बीच मैंने कभी भाषण और कभी कोई स्पीच नहीं दिया। और यहाँ पे आके मैंने यही ठाना था। और मैं आप सभी लोग को बता दूं, टोपाज के बाद मैं पहली बार ट्रेनिंग प्लान लेने स्टेज में गया था। उससे पहले मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज में कभी माइक में बात कर पाऊंगा। तो मैं सीखा, लगातार प्रयास किया, और आज मंच और माइक और लोग और स्टेज मेरे लिए खेल है। आप किसी विषय में बोलने के लिए अगर दें, मैं बहुत प्रभावी तरीके से बात कर सकता हूँ। अगर ये परिवर्तन मैंने किया है, तो मुझे लगता है यहाँ बैठा हर इंसान ये परिवर्तन करके मेरे से भी बेहतर आप यहाँ लीडर बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लगातार सीखते रहिए। लोक व्यवहार एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं भी शुरुआत में बहुत गुस्साता था, बहुत हट्टी और बहुत ज्यादा आक्रोशित प्रवृत्ति का था। जो मेरे पुराने साथी से अब साथ में, वो सभी जानते हैं। और आज सभी मानते हैं कि हाँ सर, आपने काफी सुधार किया है। और ये लोक व्यवहार की कला जो मुझे खुद नहीं आता था, आज खुद मैं आप लोग के बीच देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी जी ने लिखा है, टोटल 4 खंड है। और हम आज पढ़ने वाले हैं खंड 4 का अध्याय 8। इसके बाद सिर्फ एक अध्याय बचा है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्व और खुशी महसूस हो रही है। लोक व्यवहार का सेशन लगभग 3 महीना मुझे लेते हुए हो गया है।
और अंतिम अध्याय के लास्ट में हूँ और बहुत सारे साथी लोग चाहते हैं कि मैं इस अध्याय को शुरू से फिर से रिपीट करूं। तो मैं चैट में जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो लोकवाहर के सेशन को अध्याय 1 से प्रस्तावना से मैं फिर से रिपीट करूं। आप चैट में लिखकर बताएंगे ताकि मुझे भी आभास हो। नहीं तो मैंने डिसीजन लिया था, एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया, अब इसको रिपीट नहीं करूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। कितने लोग को लगता है फिर से मैं रिपीट करूं? बस बैरागी जी यस सर लिख रहे हैं, गीता जी लिख रही हैं, काफी सारे लोग, पुरुषोत्तम पटेल जी लिख रहे हैं, एम.के. पटेल जी लिख रहे हैं, यस सर करके लिख रहे हैं। काफी सारे लोग को लगता है कि ये सेशन मैंने फिर से रिपीट करूं करके। और अगर आप चाहते हैं साथियों फिर से रिपीट करूं तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, अगली बार रिपीट हो तो आप पूरे परिवार सहित हफ्ते में एक दिन मंगलवार आप 45 मिनट कम से कम ये सेशन लेने के लिए जरूर आए। और जो भी आपके रिश्तेदार है, पड़ोसी है, आसपास के लोग हैं, बिजनेस में हो या न हो, किसी प्रकार से आपसे जुड़े हैं, वो बिजनेस में हो या ना हो, उसे जरूर लोक व्यवहार का सेशन शामिल कराइए, उनके घर जाइए, उनको डाउनलोड कराइए जूम। और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अगर वो हमारे सेशन में लगातार 4 बार आ गए, 5वें बार आपके साथ बिजनेस में जरूर आ जाएंगे। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। देखो, गलती करना शाश्वत सत्य है, आप और मैं इसे ठुकरा नहीं सकते। मैं भी गलती करता हूँ और दुनिया के जितने महान और सफल लोग हैं वो सभी लोगों ने गलती किया है। और आप अगर पाएंगे 2 लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, आप नोट करके लिख लीजिए, एक आपके बच्चे और दूसरा आपके बच्चे। आपके बच्चे जो रियल में है और दूसरा आपकी टीम, आपके जूनियर, आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी डाउनलाइन। ये 2 लोग गलती जरूर करेंगे। आपको इन लोगों को कैसे ठीक करना है, कैसे संस्कार देना है, कैसे एजुकेशन देना है, कैसे इनको जिंदगी में लायक इंसान बनना है, वो आपके ऊपर है। तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपकी उम्र छोटा हो या बड़ा हो, कभी आपकी टीम में आएंगे लोग जो बड़े होंगे, लेकिन उसको आप अपने बच्चे जैसे आप समझाइएगा, ट्रीट करिएगा। हमें ऐसी बातें और व्यवहार करनी चाहिए जिससे लोगों की आशा बंधे। आप कभी भी लोगों से बात करो ना, निगेटिव बात नहीं करना है। ऐसी बात करो कि उनके अंदर उत्साह जग जाए, आशा आ जाए कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। आप लोगों को पता है, जाने-अनजाने में हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार और ऐसे शिक्षा देते हैं कि वो बड़ा होते-होते कई लाख बार नेगेटिव बातें, नकारात्मक चीजें सुन चुका रहता है अपनी माँ-बाप के शब्दों से। और वो वैसे ही बन जाते हैं जैसे अपने घर में माहौल और एक वातावरण पाते हैं। बच्चों को पालना किसी पेड़ के पालने से कम नहीं है। अगर पेड़ को आप ध्यान नहीं देंगे, सूख जाएगा। पेड़ को अगर ध्यान नहीं देंगे, कोई जानवर आके खा देगा। पेड़ को ध्यान नहीं देंगे, तो कोई मौसम की मार से, कोई कीड़ों की मार से वो खत्म हो जाएगा। देखिए, आपके बच्चे हैं, वो जिंदा है, उसको आप पालना मत समझिए। अरे, कहा जाता है पालने के लिए तो बच्चों को तो एक मुर्गी, कुत्ते लोग भी पाल लेते हैं। लेकिन आपको सही संस्कार देना है। आपको उनको लायक इंसान बनाना है, अपने मेहनत पे, अपनी हिम्मत पे दुनिया में अपना नाम और आपका नाम रोशन कर सके। इस बात को मैं इसलिए बार-बार दोहराता हूँ क्योंकि आप सभी लोग खुशी पटेल के चैनल को सब्सक्राइब करके उनके एक आध वीडियो देखे होंगे। एक 16 साल की लड़की, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और नई-नई चीजें सीख रही है, ये क्या है? ये कहीं न कहीं एक संस्कार, एक शिक्षा का असर है। नहीं तो आप जाके देख लो, बहुत सारी आज भी लड़कियां हैं जो आपके घर परिवार उसी उम्र के होंगे, वे कहीं न कहीं टाइम पास करें टीवी में या मोबाइल में। ऐसी-ऐसी चीज़ों में जिसको लेकर हम सोच नहीं सकते। 1 मिनट वेट करिएगा। सॉरी, क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ा-सा बैटरी की प्रॉब्लम हो गई तो मैं नीचे चलता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट। जब तक विनय कौशल सर आप अपना कुछ बात रखेंगे प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, रियली फैक्ट है कि संस्कार हमारे जीवन में या तो हमको बना देता है या तो हमको और नीचे ले आता है। बोला जाता है संस्कारी बालक बने और बढ़ाए देश की शान।
जीवन में हम अपने बच्चों को ब्रांडेड दे ना दे चलेगा, ब्रांडेड गाड़ियां मोटर दे चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार हमको जरूर देनी चाहिए। विदाउट श्रेष्ठ संस्कार के कल के डेट में बच्चे हमको वही वृद्धाश्रम दिखाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात तो फैक्ट है कि हमारे जीवन में संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर आज जिस लोक व्यवहार के बारे में बता रहे हैं, ये लोक व्यवहार आने वाले हमारा समय के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत ज्यादा मल्टीपल होकर के हमको मिलने वाला है। एक बात तो फैक्ट है कि आज जिस दिशा में हमारा बिजनेस जा रहा है, जिस दिशा में सर हमें तैयार कर रहे हैं, लगातार हम इस दिशा में चलते रहे, वो दिन दूर नहीं है कि हम और हमारा परिवार इस सेफ शॉप और इस शानदार हमारा लोक व्यवहार के सेशन से सर के उस ऊंचाइयों को पाएगा जिसकी कल्पना अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमें जी जान लगानी देनी चाहिए कि अपने अपने टीम के लोगों को यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि आज का आपका ये किया गया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको उस ऊंचाइयों को देने वाला है जो कल आपको देखने को मिलेगा। एक विचार जिस प्रकार से आपकी जिंदगी बनाता है, वैसे ही आज छोटी छोटी बातें जो अपने दिमाग में, अपने परिवार के दिमाग, अपने बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं, कल उसका बहुत ही बड़ा परिणाम हमारे साथ आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू दोस्तों, रियली बहुत ही ग्रेट मोमेंट। मैं बहुत ध्यान से सर को सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हूँ। हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मैं इनवाइट करता हूँ अगेन हमारे ग्रेट डबल डायमंड लीडर रमेश पटेल सर जी को। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, मैं बात कर रहा था बच्चों के संस्कार और शिक्षा को लेकर, और हम बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि सेशन मैं भी आप लोग के बीच रखने आया हूं, दे रहा हूं। वैसे आपकी टीम, आपके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग की टीम तो ज्वाइन हो रही है, लोग आ रहे हैं। अगर हम उनको सही संस्कार और लोक व्यवहार में अगर ले आए तो बहुत बड़ी सफलता हम ले सकते हैं। हमें ऐसी बातें लोगों से करनी चाहिए जिससे उनकी आशा बंधे, उनको प्रेरणा मिले, उनके अंदर एक ना सुधार की इच्छा जगे। गलती करेंगे, ये अध्याय का नाम है गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। तो अपने दिमाग में हमेशा ये बात फिट कर लीजिए कि हमें ऐसी बातें करना है जिससे लोगों की आशा बंधे, विश्वास हो जाए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये गलती कोई मेरे जीवन में बड़ा चीज नहीं था। दूसरा, उनको प्रेरणा मिलना चाहिए कि हाँ, मुझे इतना माना जाता है। तीसरा, उसके अंदर सुधारने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ऐसी हमें बात करना चाहिए। सर स्पॉटलाइट में रख दे देंगे। अपने बच्चे, अपने टीम वाले, अपने कर्मचारी को यह बताए कि वह चीज किसी चीज में मूर्ख या ज्ञानी नहीं है। स्पॉटलाइट मिलेंगे सर मुझे। थैंक यू मैम, धन्यवाद। अपने टीम को, अपने बच्चों को, अपने कर्मचारी को हमेशा ये लाइन बोले कि वो मूर्ख या ज्ञानी नहीं है। आप कभी भी ये ना बोले कि उसे प्रतिभा नहीं है, वह जो करता है गलत करता है। इस तरह आप सुधार की हर गुंजाइश खत्म कर देते हैं। अधिकतर देखना माँ बाप क्या करते हैं पता है, अपने बच्चों को हमेशा मूर्ख बोलेंगे। तू तो गधा है, तू तो मूर्ख है, तुझमें अकल नहीं है, प्रतिभा नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा गलत करता है। और ऐसे वाक्य अगर आप बोलते हैं ना, तो सुधार की गुंजाइश को आप खत्म कर देते हैं। उसके जगह आपको क्या कहना चाहिए? उसके जगह हमेशा कहना चाहिए इसका बिल्कुल अलग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोत्साहन में उदार एक शब्द है। उदार मतलब होता है कि उसके प्रति आप एक सद्भावना रखो कि गलती कर दिया है, कोई बात नहीं है, सद्भावना रखो, चीज को आसान बनाकर दिखाओ। हमेशा अपने बच्चों को क्या बोलो पता है, जो तुम गलती किए हो उससे कहीं बड़ी गलती मैं किया हूं, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे इस काम को अगली बार कर सकते हो। सामने वालों को यह बताए कि आपको उसकी क्षमता में 100% भरोसा है।
ये लाइन जितना हो सके अपने परिवार में, अपने बच्चों, अपने टीम के साथ इस्तेमाल करें। मुझे आपके ऊपर 100% विश्वास है कि आप एक बेहतर इंसान बनोगे और अपने जीवन में कामयाब होगे। ये लाइन बच्चों को बोल के देखिए, वो ज़रूर कामयाब होंगे। नहीं तो माँ-बाप क्या बोलते हैं, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कैसे तेरा जीवन चलेगा समझ नहीं आता, ऐसी लाइनें बोल देते हैं। आपकी टीम है, अगर रिजल्ट नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्हें क्या बोलिए, मुझे आप पे 100% भरोसा है कि आप बहुत अच्छा फ़ॉलो-अप करेंगे, 1 टू 1 करेंगे और सेल ज़रूर निकाल के लाएँगे। उनमें यह करने की विकसित योग्यता है, तो इसका नतीजा यह होगा कि वह दिन-रात मेहनत करके बच्चों को जो हमने बचपन में डाल दिया वो बिल्कुल सिस्टम कि मैंने उस समय ये काम करके देखा था, शायद अब मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा जाति अपने बच्चों के साथ कभी ना करें। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित। सर जी आ चुके हैं वापस, हाँ, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा-सा टावर कभी-कभी दिक्कत हो जाता है। तो साथियों, आपकी टीम हो, आपके बच्चे हो, कभी भी उनसे ये ना कहें कि वो इस काम को कर नहीं सकते। हमेशा उसको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर उनको उत्साहवर्धन करें। और नतीजा क्या होगा पता है आप लोग को? अगर ऐसी बातें आप करेंगे, तो दिन-रात एक कर देंगे अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। मैं एक छोटी-सा उदाहरण बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, एक संजय भैया थे, जो वो लोग शतरंज खेलने आते थे, तो मुझे भी शतरंज का खेल काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और मैं उस समय आई थिंक 4th क्लास में था। तो मैंने बोला संजय भैया को, संजय भैया शतरंज मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो मेरे भैया बोले, जो मेरे खुद के भैया, "अरे! कहाँ खेल पाएगा, बच्चों का खेल नहीं है" करके। लेकिन शायद वो भैया को लगा अगर इतना छोटा-सा बच्चा अगर शतरंज खेलने को लेकर अगर कुछ सोच रहा है, तो कुछ होगा, कुछ मतलब सीखना वाक़ई चाहता है करके। तो उन्होंने बोला, "ठीक है, मैं सिखाऊँगा।" वो बोले कि, "हम लोग जब खेलेंगे ना, तुम बैठ के देखते रहना।" मैं लगातार लगभग 1 महीने तक बैठ के देखता रहा कि कैसे क्या खेलते हैं, घोड़े का चाल क्या है, ढाई है, हाथी सीधा चलता है, वज़ीर कहीं भी, राजा एक, प्यादा एक, ऐसा करके सारी चीज़ को ना लिख-लिख के पहले मैं समझा, याद करते रहिए, ऐसे चलता है, ऐसा चलता है। जब वो लोग खेलते थे तो मैं ध्यान से देखता था। मतलब एक भैया ने मेरा बोला कि अरे बच्चे लोग का खेल नहीं है, कहाँ खेल पाएगा? और एक ने बोला ठीक है तू देखना, 1 8 महीने तक जब समझ में आएगा तो फिर बैठाऊँगा तुमको अपने साथ खिलाने के लिए। फिर 1 महीने बाद मैं बोला कि भैया मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे लगभग समझ में आ गया है और उनके साथ खेलने बैठा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले खेल में मैं संजय भैया को हरा दिया था। तो एक बात है, कोई भी आदमी अगर उस जगह में रह के वही चीज़ करता जो मैं किया हूँ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वो सीख सकता था। लेकिन अगर वहीं पे मुझे डोमिनेट तो संजय भैया भी कर देते, "अरे! ये बच्चों खेल है, नहीं है, इसको आप नहीं खेल पाओगे, रहने दो" करके, तो शायद मैं ज़िंदगी भर शतरंज खेलना नहीं सीख पाता। मेरा सबसे प्रिय खेल में है, होम खेल में और कई ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे जो शतरंज किसी खेलते हुए देखे होंगे, लेकिन वो नहीं सीखे हैं। तो मैं ऐसे जानना चाहूँगा चैट में, कितने ऐसे लोग हैं जो शतरंज जिनको खेलना नहीं आता है? क्यों नहीं आता कारण लिख सकते हैं आप, लेकिन ये छोटा-सा उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिल जाए, तो उसकी क्षमताओं में एकदम विश्वास पैदा हो जाता है। वो कुछ करने के लिए दिन-रात एक कर देता है प्रदर्शन सुधारने के लिए।
तो ये चीज अगर आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, कई लोग लिख रहे हैं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, कई सारे लोग लिख रहे हैं, हेमलाल सुनील जी लिख रहे हैं, कंधर जी लिख रहे हैं, ऐसे कई लोग लिख रहे हैं नहीं आता करके। तो कोई ना कोई आपके आसपास घटनाएं घटी होगी, आप इंटरेस्ट नहीं लिए होंगे, लेकिन उसको सीखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। एक लाइन है जो क्या है, तुम इसे कार्य कुशलता से खेल सकते हो। ये अपने बच्चों के जो कोई भी वो खेल खेलना सीखना चाहता है, जैसे पम्मी है, वो कहीं देखी कि मैना उड़, तोता उड़ ऐसा करके, तो मेरे से पूछने लगी इसको कैसे खेलते हैं? क्योंकि उन लोग उसको खिलाए नहीं, तो फिर उसको बैठ के खिलाया, तो बोले सब चीज़ कैसे उड़ जाता है? बोला गाय नहीं उड़ता है, बोला कुत्ता नहीं उड़ता है, तो कौन-सा उड़ता है? जिसके पंख होते हैं जो आसमान में, जैसे पतंग, पंख नहीं है, तो वो पतंग उड़ता है तो भी, जैसे जहाज वो भी उड़ जाता है। तो वो उस खेल को सीख गई है। अब कई बच्चे आते हैं तो उनके साथ वो खेलने लगती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। नहीं तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं, मैं चैट में फिर से देखना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं जो उड़ वाला खेल उनको नहीं आता। तोता उड़, मैना उड़ या कभी खेले नहीं है। ये छोटा-छोटा उदाहरण है और यही छोटा-छोटा उदाहरण पता है, एक लायक बच्चे का निर्माण करता है। कौन-सा खेल बताओ? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैना उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, इसको कभी कोई खेला है कि नहीं खेला है? आता है कि नहीं आता है? वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं आता है वो लिखेंगे नो। कई लोग तो आता है करके लिख रहे हैं। खैर चलो ठीक है। कई सारे लोग को खेल नहीं आता होगा। तो ये शानदार खेल है। तो ये छोटा-छोटा उदाहरण है जिससे हम ना बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा हम पॉज़िटिविटी डाल सकते हैं। संदीप माहेश्वरी एक अच्छा लाइन बोलते हैं, मेरा उद्देश्य जो 30 साल से ऊपर हो उनको ठीक करना नहीं है बोलते हैं। मेरा उद्देश्य यूथ है, युवा है। क्योंकि जो ऑलरेडी जिसके अंदर कुछ है उसके अंदर मैं टालूँ वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसका दिमाग खाली है उसको मैं बदलना चाहता हूँ, उसको बेहतर करना चाहता हूँ। तो वही बात है आपके घर में जो बच्चे हैं उनको आप ठीक करने के लिए अपने व्यवहार को, अपने बातचीत को हमेशा पॉजिटिव सिखाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, उनके अंदर क्षमता भरने वाला, उनको उत्साह भरने वाला करवाओ। आपकी टीम है, हो सकता है कल कई लोग की डिग्री निकली होगी, इनके अंदर इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर डेवलप करो, हाँ, सॉफ्टवेयर कि आगे चल के वो जबरदस्त अपनी दुनिया में और पूरे साथ में अपना मुकाम हासिल कर पाए। क्या है इसका सिद्धांत? प्रोत्साहित करे, यह बताए कि गलती करना और उसको सुधारना बहुत आसान है। गलती करना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, उसको सुधारना भी ज़रूरी है। तो उसको हमेशा बताए और प्रोत्साहित करे कि भाई गलती सुधारना बड़ा ही आसान है, उसको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। देखो, एक छोटी-सी कहानी है। एक छोटी-सी कहानी क्या है, एक व्यक्ति जो रहता है ना, उसकी मंगेतर रहती है और मंगेतर रहती है, वो डांस करने के लिए कहती है और उसको डर भी रहता है कि अगर मैं डांस नहीं सीखा, तो शायद मेरी शादी टूट जाए और ज़िंदगी में कभी वो डांस किया नहीं रहता है। तो एक टीचर के पास जाता है वो और उससे बोलता है कि मैं डांस सीखूँगा करके। तो ठीक है, बोले बेसिक चीज़ें आपको आता है कि नहीं आता, चलो मैं म्यूज़िक लगाता हूँ, करके दिखाओ करके। तो वो डांस करता है, तो बड़ा, कभी किया नहीं है तो कैसे डांस करेगा? वो टीचर बोलती है, "तुम्हारे अंदर डांस करने की बिल्कुल प्रतिभा नहीं है, खामखा अपना टाइम, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम कभी डांस नहीं सीख सकते।" बहुत ज़्यादा निराश हो गया, बहुत ज़्यादा वो हताश हो गया और उसको लगा कि अब तो मेरी शादी टूट जाएगी। लेकिन वहीं पे उसके एक परिचित ने बोला कि कोई बात नहीं, किसी और टीचर से ट्राई करो, अगर वो नहीं सिखाई कोई दिक्कत नहीं, कोई और सिखाए। तो पुरानी टीचर उसकी बहुत बुराई की, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो एक और टीचर के पास गई ना, वो उसको प्रोत्साहित की, उसकी प्रशंसा की। उसे क्या बोली पता है? आपके अंदर डांस की बेसिक जानकारी है। आप अपना हाथ-पैर हिला सकते हैं। मतलब आप डांस ज़रूर सीख सकते हैं, बस आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। अब मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे डांसर ज़रूर बनोगे। इतना बोलना दूसरे टीचर का था, उसके अंदर एक उत्साह आ गया, एक एनर्जी आ गया, एक एक्साइटमेंट आ गया कि वॉव! अब तो मैं अपनी मंगेतर को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं डांस ज़रूर सीख सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ और यकीन मानिए बहुत लगन से उन्होंने डांस किया। तो वो उस डांस में पारंगत हो गया, सालसा डांस देखे होंगे, तो वो जो पति-पत्नी करते हैं वाली डांस स्टेप वाला,
तो वो डांस में पारंगत हो गया और वो अपनी मंगेतर से शादी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसकी टीचर बहुत खुश हो गई। तो देखिए क्या है, आपके बच्चे अगर आपका कहना नहीं मान रहे हैं, अगर आपका जूनियर आपका कहना नहीं मान रहा है, तो आपने क्या किया पता है? जब-जब उसकी कमी हुई है, कोई गलती किया है, तो आपने उसकी बुराई की है। आपको उद्देश्य नहीं रहा होगा बुराई करना, क्योंकि जाने-अनजाने में इस तकनीकी को आम व्यक्ति नहीं जानता। जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग पैसे से गरीब नहीं होते हैं, लोग सोच से गरीब होते हैं। लोग धन से गरीब नहीं होते, लोग संस्कार देने में गरीब होते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को, बच्चे 2 टीम या खुद के बच्चे, अगर सही संस्कार दे दिया, सही शिक्षा दे दिया, आप पैसे से गरीब हो सकते हैं, धन से गरीब हो सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वही बच्चा आपको आपके खानदान में सबसे अमीर बन के दिखाएगा और आपको सारी सुख-सुविधा देगा। क्योंकि एक लाइन मैं हमेशा भी देख रहा हूँ कि अभी पता है, जो अमीर लोग बन रहे हैं ना, वो पहली पीढ़ी के अमीर बन रहे हैं। ये लाइन लिख लेने में मेरा ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सीख और कॉन्सेप्ट है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, जो अब लोग अमीर बन रहे हैं, वो पहली पीढ़ी के अमीर बन रहे हैं। पहली पीढ़ी मतलब उसके खानदान में दादा-परदादा, माँ-बाप कभी अमीर नहीं बने थे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे खानदान में कोई कार नहीं लिया था, मेरे खानदान में कोई जहाज यात्रा, विदेश यात्रा नहीं किया था। तो ये कह सकता हूँ मैं, अपने खानदान का करोड़पति अमीर मैं हूँ। उसी प्रकार बहुत सारे लोग हो, चाहे आप धोनी को ले लो, चाहे सचिन को ले लो, ऐसे बहुत सारे स्टार आपके आस-पास, आपके जितने डायमंड लीडर हैं, अपने खानदान के पहले अमीर और करोड़पति हैं लोग। तो क्या चीज़ मायने है? मायने ये रखता है कि आप उसको शिक्षा कैसी दे रहे हैं? प्रोत्साहित करें, यह बताइए कि गलती सुधारना आसान है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टीम और बच्चे को सही तरीके से पालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये मत समझिए कि आप बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, आपकी टीम आपके बच्चे हैं। और जो काम प्रशंसा से हो सकता है, जो काम प्रोत्साहन से हो सकता है, जो काम बच्चे को या टीम को एक सही कहना चाहिए एक मार्गदर्शन देके हो सकता है, वो कभी चिल्लाने से, गुस्साने से, डाँटने से, कमी और गलती निकालने से कभी नहीं हो सकता। तो आप हमेशा लोगों को एक सही रास्ता दीजिए। आप आज से पालक हैं। पहले होता था स्कूल में पालक का हस्ताक्षर, पालक मतलब सिर्फ माँ-बाप नहीं होते ना। पालक मतलब उसका खर्चा कौन वहन कर रहा है, उसको पढ़ा कौन रहा है, उसकी ज़रूरतें कौन पूरी कर रहा है। तो अपने लाइन में लिखिए, आज से मैं पालक हूँ। अगर शादी नहीं हुआ है, तो भी आप पालक हैं। आप अपनी टीम को पाल रहे हैं। अगर आपका शादी में अपने भाई-बहन को पाल रहे हैं अगर छोटे हैं तो। हमें कोई गलती करे तो प्रोत्साहन देने और गलतियों को सुधारने आसान करके बताने से उसका जीवन बदल जाएगा। कोई भी गलती करता है ना हमारे आस-पास में, तो प्रोत्साहन देंगे, तो उसका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। आप पता है, जैसे आपके घर में बच्चे पहाड़ा पढ़ते हैं, चाहे 2 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, जैसे पम्मी पढ़ती कई बार गलती करती है, उसकी मम्मी कई बार मारती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ और प्रैक्टिस करो और। कई बार तो होता है 5 के पहाड़ा में 8 का पहाड़ा पढ़ने लग जाती है, ऐसे आपके घर में भी होता है। तो आप उसको मारिए मत, आप स्वयं करके दिखाइए। सबसे अच्छा तरीका अगर बच्चों को या टीम को अगर बताना है कि वो उसे क्या करना चाहिए, उसका एक ही तरीका है, लिख लीजिए। कोई चीज़ को बताना कि ये सही है या गलत है, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप उसे खुद करके दिखाइए। अगर 8 का पहाड़ा है, तो 8 का पहाड़ा आपको भी याद होना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 32, जो भी है आपको खुद ब खुद याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उनको पढ़ा पाएँगे। तो साथियों, अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पता है एक बात और याद रखना, कई लोग के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि हम कहाँ पढ़ा पाएँगे? हम कैसे पढ़ा पाएँगे? हमको तो आता नहीं है और यहीं पे आप चूक कर जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप बाहर घूमने चले जाते हैं अगर जेंट्स है, महिला लड़की है घर का काम करने लग जाते हैं। अगर आपके बच्चे 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, कॉलेज में हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, क्या करना होगा पता है आपको?
आपको उसके सामने बैठकर खुद कुछ न कुछ पढ़ना होगा। ये कठिन तरीका लगेगा लेकिन इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जैसे मुझे बार-बार फ़ोन आ रहा है, एक जूनियर का उसका बच्चा है, शायद 12वीं क्लास में है मैथ्स से, सर वो टेंशन में पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को सँभालने का एक तरीका है, आप भी उसके सामने पढ़ो आप। कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के सामने बैठ के पढ़े। और हमेशा याद रखिएगा अगर आपके बच्चे 10वीं है, 9वीं है, 11वीं, 12वीं तो आपको और ज़्यादा सिंसियर होके उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक एग्ज़ाम्पल है, अगर किसी माँ-बाप को अपने बच्चों को पहाड़ा याद करना है, आप हो सकता है अनपढ़ होंगे, हो सकता है आप पढ़े-लिखे नहीं होंगे, लेकिन घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य उसको पढ़ाए जिसको याद है। अगर 8 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, आपको याद नहीं है, आप याद करिए, आप रटिए, आप खुद उसको करके दिखाइए, देख बेटा ऐसा होता है। तरीका बताइए, मैं कैसे करती हूँ, भूल जाती हूँ ना तो 8 को फिर जोड़ने लगती हूँ, 8 एकम 8 16 8 के 24 8 के 32 8 पंचे 40 जो भी है, उसको बोलिए मैं जोड़ देती हूँ, 8 पंचे 40 8 छक्का तो जोड़ती हूँ उसको 48 फिर अगर नहीं आता, तो फिर मैं जोड़ती हूँ, 8 छत्ती 56 अब आप जोड़ के बताइए बेटा ऐसे करते हो, भले तू धीरे पढ़, ये करके बताना है। अगर आपका जूनियर फ़ॉलो-अप में फेल हो रहा है, डीडी नहीं निकल रहा है, तो उसको बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो अगली बार मैं चलता हूँ। और जब तक उसको बताइए, साथ दीजिए कि जब तक उसको खुद डीडी निकाल के आप ना दिखा दें। और उसको 2 चीज़ बताइए, सबसे पहले हो सकता है ये डीडी आपको जो हम बोलते हैं ताश के 52 पत्ते, 52 पत्ते तो फेंको, इक्का तो आएगा जो पिछले बार सेशन लिया था। तो उसको ये बताइए हो सकता है मेरे फ़ॉलो-अप में तीसरे नंबर में डीडी निकल गया, लेकिन तुम्हारे में हो सकता है 10वें में निकले। सही प्रयास करो, जो-जो गलती है मैं आपको समझाते जाती हूँ या समझा रहा हूँ। तो उसको करके दिखाना है सबसे अच्छा तरीका है सुधार को बताने का। कई बच्चे जीवन भर के लिए स्कूल छोड़ दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको पता है? कितने ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से स्कूल की पढ़ाई आगे नहीं कर पाए। चैट में लिखेंगे, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। कितने ऐसे लोग हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हैं। हो सकता है 5वीं में, हो सकता है 10वीं में, हो सकता है 12वीं में। कॉलेज के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, 12वीं और 12वीं से नीचे कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई को छोड़ दिए। मुकेश जी लिख रहे हैं, वर्मा जी आई। मुकेश सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं, महेश्वर साहू जी लिख रहे हैं। अच्छा चलो, अब मैं कुछ लोग को स्पॉटलाइट में ही ले लेता हूँ। महेश्वर साहू जी की स्पॉटलाइट में लेंगे और उससे हम ये जानेंगे कि उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? क्या कारण था कि वो पढ़ाई छोड़ दिए? प्लीज़ उनको स्पॉटलाइट में माला काजी या विनय सर लेंगे आप लोग? ले रहा हूँ सर। स्लाइड अभी ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं स्लाइड ओपन कर लूँगा। उसको एक बार आप स्पॉटलाइट में लीजिए। सर जी अपना वीडियो चालू करेंगे। है अगर देख सकते हैं तो। हाँ हो गया, आ गए हैं। बोलिए महेश्वर जी आपने पढ़ाई क्यों छोड़ा? अपने अनम्यूट आप को है। अनम्यूट कीजिए। एक बार हो गया था, फिर से हाँ करिए। सीधा को-होस्ट बना दो। 1 मिनट। हाँ ठीक सर, आवाज आ रही है सर? आ आ रही है। गई। जी सर, गुड मॉर्निंग सर और ओके। धन्यवाद सर समय देने के लिए सर, मेरे को बोलने के लिए सर। तो मेरा सर अगर बात करूं सर, मेरा जैसे 10th में पास किया था, उसके बाद में क्या है, मैं बीच में अपना 11th और 12th सर मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के यहाँ घर में परिस्थितियाँ थोड़ा खराब थी, जिसके वजह से मैं नहीं कर पाया था। और उसके बाद में मैं ITI भी किया था, तो वो मैं उसे प्राइवेट में किया, उसको रेगुलर नहीं कर पाया। मैं जाता था सर ऐसे कि वर्क करने के लिए, लाइटिंग का वर्क करने के लिए, बिजली फिटिंग करने के लिए, मिस्त्री वगैरह काम में सर ऐसे जाता था। और प्राइवेट में उसको सर अपना कंप्लीट किया ITI सर। और इसके बाद में सर मैं, जब मैं ITI किया उसके बाद में मैं सर प्लांट लाइन में जब गया और प्लांट लाइन में जब काम करना चालू किया सर, तो फिर से मेरे को शायद रुचि नहीं हुई फिर से पढ़ने के लिए, और मैं सर फिर से कम बैक नहीं कर पाया अपना 11th और 12th। तो मैं बीच मेरा सर पढ़ाई मेरा रुक ही गया सर, और उसके बाद मैं अभी नहीं कर पाया सर। और अभी जो है मैं कर रहा हूँ, तो वर्क कर रहा हूँ सर, ड्यूटी भी चल रहा है साथ ही साथ में इस बेहतरीन भारत की नंबर 1 कंपनी सेट टॉप को भी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। थैंक यू। और कोई साथी होंगे जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ा? तो हैंड उठाएँगे
व्हाट्सएप में एक जगह रहता है जहाँ हैंड रेस करते हैं, एक आध जने और हैं, हैंड रेस करेंगे ताकि उन्हें हम ला पाएँ। है तो उसे स्पॉटलाइट में लेंगे तुरंत। दूसरे को लीजिए, उनका तो सैड ही दिख रहा है। जी, जी। मालाकार जी और कोई होंगे देख लीजिए। जल्दी करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूँगा। हैंड रेस कई लोग कर रहे हैं, आप देख के उनको स्पॉटलाइट में ले लीजिए। जी। गैलेक्सी J7 प्राइम अपना वो कीजिएगा। है कोई लाइन में है? फिर मैं आगे बढ़ता हाँ। हूँ। रोशन जी हैं। रोशन जी अपना वीडियो चालू करें। फनी मधुकर। जी। अनम्यूट कर अपने आप लेंगे। को जी। हमने आपको अनम्यूट करिए। फनी मधुकर जी। फनी मधुकर जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, ठीक है, चलिए बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया इतने शानदार सेशन में बोलने का सौभाग्य मिला मुझे। मेरे सभी ग्रेट अपलाइन को प्रणाम, धन्यवाद। सर मैंने 12वीं तक का पढ़ाई किया और हम लोग का स्थिति खराब था सर। खराब ऐसा था कि घर में कमाने वाले नहीं थे, पैसे की ज़रूरत थी और मैं आगे कॉलेज करना चाह रहा था, बट जो है पैसे की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाया और मुझे नौकरी करने का मौका मिला और मैं जो है पैसा कमाने के लिए मैं घर से निकल गया 12वीं जैसे ही 12वीं किया मैं पैसा कमाने के लिए घर से निकल गया और मैंने बैंक में जॉब करना चालू कर दिया। 8 साल तक सर मैंने बैंक में जॉब किया 12वीं पढ़ने के बाद 12वीं पढ़ाई करने के बाद मैं छोड़ दिया और छोड़ने के बाद 8 साल तक मैंने नौकरी किया। नौकरी करने